अयोम में वो डिवाइन अनाउंसमेंट गूंजी तो एक नई एनर्जी फैल गई, एक अनकही उम्मीद और साथ ही एक अनजाना सा डर। हर जीवित आत्मा ने उस हलचल को महसूस किया, लेकिन अयोम से बहुत दूर एक और यूनिवर्स में, जहां उसकी आवाज कभी पहुंची नहीं, उसी दुनिया के एक छोटे से प्लेनेट में जिसे हम लोग धरती कहते हैं, जहां सब कुछ साधारण दिखता है लेकिन अंदर ही अंदर कुछ रहस्य अब भी जिंदा है। राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की सीमा के पास एक छोटा सा गांव था, त्रिरतिपुर। नाम भले ही छोटा हो, पर वहां कुछ अलग ही बात थी। गर्म हवाओं के बीच भी वहां एक अजीब सी शांति थी। उसी गांव में एक 5 साल का बच्चा अपनी इनोसेंट सी दुनिया में खोया हुआ था। उसे ये नहीं पता था कि उसकी किस्मत की डोर अब अयोम से जुड़ चुकी है, और उसे ये भी नहीं पता था कि डेस्टिनी अब उसकी तरफ देख रही है। कभी कभी सबसे बड़े रहस्य सबसे मासूम चेहरों में छुपे होते हैं, और कभी एक छोटा सा खेल ही हमारी पूरी कहानी बदल सकता है। गांव छोटा था, लेकिन हर गली, हर पेड़ और हर दीवार के पीछे कहानी छिपी थी, कुछ अधूरी, कुछ दबाई हुई। गांव में 3 बड़े परिवार रहते थे। पहला, कड़ियन परिवार, पुराने जमींदार, जिनका नाम अब भी बड़ा था, पर जमीनें कम बची थीं। दूसरा, भाटी परिवार, जो घुड़सवारी, पुराने हथियारों के जानकार थे और रीति रिवाजों को स्ट्रांगली मानने वाले। तीसरा, सिरसावा परिवार, सबसे एजुकेटेड, शांत, समझदार और थोड़ा अलग सा। सिरसावा फैमिली की हवेली गांव के कोने पर थी। पुरानी जरूर थी, लेकिन उसका रुतबा और रॉयल फील अब भी बरकरार था। उसी हवेली में रहता था एक नन्हा बच्चा, आरव। आरव बस 5 साल का था, लेकिन सोच किसी बड़े इंसान जैसी थी। उसे हर चीज को छूकर, ऑब्जर्व करके समझने की आदत थी। खिलौनों से ज्यादा उसे पुराने कमरे, मिस्टीरियस बक्से और किताबों में छिपी स्टोरीज पसंद थीं। उसके पेरेंट्स शहर में काम करते थे, तो आरव ज्यादातर टाइम अपने दादाजी के साथ ही रहता था। उसके दादाजी, जिनकी आंखों में गहराई थी और दिल में कहानियों का समंदर। गर्मी की वो दोपहर कुछ अलग थी। बाहर हवेली तप रही थी, लेकिन अंदर लाइब्रेरी हमेशा कूल और पीसफुल रहती थी। आरव दौड़ता हुआ लाइब्रेरी में आया। दादाजी, आप यहां हो? मैं आपको पूरे घर में ढूंढ रहा था। वहां उसके दादाजी कुछ पुराने दस्तावेजों और पुस्तकों में डूबे हुए थे। आरव बोला, दादाजी दादाजी, आप यहां क्या कर रहे हैं? आरव ने कहा, चलिए ना मेरे साथ, खेलने के लिए कोई नहीं है। मम्मी पापा तो शहर चले गए हैं काम से, और चाची बुआ भी घर के कामों में व्यस्त हैं। नहीं बेटा, अभी मुझे थोड़ा काम है। ये लाइब्रेरी बहुत पुरानी हो गई है, इसमें काफी धूल जम गई है। मुझे इसे अच्छे से साफ करना है, और स्टोर रूम से कुछ पुरानी किताबें भी लानी हैं। दादाजी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। ठीक है दादाजी, मैं भी आपकी मदद करूंगा। आरव उत्साह और चहकते हुए बोला। ठीक है, लेकिन किताबें गिरनी नहीं चाहिए। दादाजी ने हंसते हुए कहा। हाँ दादाजी, मैं ध्यान दूंगा, आरव कहता है। दादाजी ने स्नेह से कहा, अच्छा चलो, फिर साथ मिलकर इसे व्यवस्थित करते हैं। आरव बड़े ध्यान से एक एक किताब उठाकर साइड में रखने लगा। कभी सूखे फूल, कभी पुराने ट्रेन टिकट्स, तो कभी हैंड रिटन लेटर्स। हर किताब जैसे एक टाइम कैप्सूल थी। दादाजी, ये सब कब की चीजें हैं? आरव ने पूछा। कुछ तो 100 साल से भी पुरानी है बेटा, उन्होंने बताया। लाइब्रेरी को साफ करते करते जब कुछ अलमारियां और कुछ शेल्फ्स खाली हो गईं, तो दादाजी ने कहा, अब हमें स्टोर रूम से बाकी किताबें लानी हैं, जिन्हें इन खाली जगहों में सजाया जाएगा। दादाजी बोले, चलो अब स्टोर रूम से कुछ और किताबें ले आते हैं। आरव खुशी खुशी दादाजी के साथ स्टोर रूम की ओर चला गया। स्टोर रूम हवेली का सबसे मिस्टीरियस हिस्सा था। हवा में हल्की सी एक पुरानी खुशबू। आरव को ऐसे प्लेसेस से डर नहीं लगता था, बल्कि उसे थ्रिल मिलता था। वो आगे आगे चल रहा था। स्टोर रूम पहुंचते ही दादाजी किताबें लेने में जुट गए, और वहां आरव भी किताबें उठाने में उनकी मदद करने लगा। तभी धड़म, कुछ पीछे से गिरा। दोनों मुड़े। एक पुराना वुडन बॉक्स नीचे गिरा था, और उसके साथ कुछ फोटो एल्बम्स और फेडेड फाइल्स भी बिखर गईं। फिर आरव वह पास गया और एल्बम्स को उठाकर देखने लगा। दादाजी, ये क्या है? आरव ने झुकते हुए पूछा। ये हमारे परिवार के एंसेस्टर्स, यानी हमारे पूर्वजों की पुरानी फोटोज हैं, दादाजी बोले। आरव ने एक एल्बम खोली। शादी की पिक्चर्स, खेतों में काम करते लोग, घोड़ों पर बैठे बुजुर्ग, और हर फेस पर एक सिमिलर सी मुस्कान। लेकिन एक डिटेल पर उसकी नजर अटक गई। दादाजी देखो, हर पीढ़ी में एक आदमी के पास ये 4 चीजें क्यों होती हैं? इन तस्वीरों में किसी एक व्यक्ति के पास एक ही जैसी चीजें हैं। पहली है एक अनोखी सी अंगूठी, दूसरी है
एक एंटीक लॉकेट तीसरी है, कमर पर बंधी तलवार और चौथी है एक छोटी सी पाउच। हर फोटो में ये सेम चीजें। ये नॉर्मल तो नहीं लग रहा। दादाजी कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, बिल्कुल सही देखा बेटा। ये चारों चीजें हमारे परिवार के हेड यानी मुखिया की आइडेंटिटी मानी जाती हैं। हमारे पहले मुखिया ने नियम तय किए थे कि ये वस्तुएं केवल वही धारण कर सकता है जो मुखिया बने। यहां सुनते ही आरव ने सीधा सवाल दाग दिया, तो फिर आपके पास क्यों नहीं है? आप भी तो घर के मुखिया हैं ना? दादाजी मुस्कुराए, जैसे कोई पुरानी याद जहन में आ गई हो। मैं मुखिया तो बना था, लेकिन पूरी तरह नहीं। हाँ, मैं परिवार का मुखिया हूं, लेकिन मुझे मुखिया के रूप में मान्यता मेरे पिताजी ने नहीं दी थी। जब वो जीवित थे, तब सब कहते थे कि मुझे मुखिया बनाया जाए। पिताजी ने कहा, हाँ, मेरा बेटा मुखिया बन सकता है, लेकिन पहले उसे परीक्षा देनी होगी। मेरे पिताजी ने कहा था, अगला लीडर वही बनेगा जो एक परीक्षा पास करेगा। आरव ने पूछा, और आपने दी वो परीक्षा? देने ही वाला था बेटा, पर एक हादसे में उनकी मृत्यु हो गई और उन्होंने किसी को भी औपचारिक रूप से मुखिया नियुक्त नहीं किया। उसके बाद सब अधूरा ही रह गया। परिवार के दबाव में मुझे मुखिया तो बना दिया गया, दादाजी कहते हैं, लेकिन मैंने वो परीक्षा नहीं दी। और ये सुनते ही आरव पूछता है, तो फिर वो चार चीजें अब कहां हैं? मैं उन चीजों के योग्य नहीं था, इसीलिए मैंने एक पुराने संदूक में रखा है और मैंने उसे एक जगह सुरक्षित रख दिया। जो भी वास्तव में योग्य होगा वही उन्हें पाएगा। आरव कुछ देर तक चुप रहा और फिर दादाजी की आंखों में झांकते हुए एक मासूम सी आवाज में बोला, तो दादाजी, क्या मैं वो बन सकता हूं? क्या मैं अगला मुखिया बन सकता हूं? कभी कभी कुछ परंपराएं सिर्फ निभाने के लिए नहीं होती, वो हमें उस रास्ते पर ले जाती हैं जहां से हमारी असली यात्रा शुरू होती है। दादाजी की आवाज में अचानक एक गहराई आ गई थी। आरव ने जो सवाल पूछा था, तो क्या मैं मुखिया बन सकता हूं, उसने जैसे बरसों से बंद कोई दरवाजा खटखटा दिया था। दादाजी थोड़ी देर चुप रहे, फिर उन्होंने अपना चश्मा उतारा, एक लंबी सांस ली और बोले, देख बेटा, बात सिर्फ मुखिया बनने की नहीं है, बात है काबिल बनने की। और ये काबिलियत सिर्फ उम्र या जन्म से नहीं आती, इंसान के अंदर से आती है। हमारे परिवार की जो चार विरासतें हैं, अंगूठी, लॉकेट, तलवार और पोटली, ये सिर्फ सिंबल नहीं है। ये हर पीढ़ी में उन लोगों को दी जाती है जो न सिर्फ मजबूत होते हैं बल्कि संतुलित भी। हर चीज का मतलब है। अंगूठी का मतलब है वादों की पकड़, लॉकेट दिल और दिमाग का कनेक्शन, तलवार साहस और न्याय, और पोटली वो रहस्य जो केवल सच्चे उत्तराधिकारी को पता होने चाहिए। हर मुखिया को इन्हें हासिल करने से पहले एक परीक्षा देनी पड़ती है, जिसे विरासत परीक्षा कहते हैं। दादाजी गहरी सांस लेते हुए बोले, बेटा, यह परीक्षा क्या है, यह मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता। यह नियम है। इस परीक्षा की जानकारी सिर्फ 15 साल की उम्र के बाद ही दी जा सकती है। तब तक तुम्हें या किसी और को इस बारे में कुछ नहीं बताया जा सकता। तुम अभी छोटे हो आरव। हाँ, तुम्हारे पिताजी को मैंने यह परीक्षा समझाई थी, लेकिन उन्होंने इसे देने से मना कर दिया, क्योंकि उस समय तक उनकी शादी हो चुकी थी और उन्होंने कहा था, मेरी जगह किसी और को यह जिम्मेदारी सौंप दीजिए। मेरे दो छोटे भाई हैं, उनमें से किसी को बना दीजिए मुखिया। तो क्या मैं मुखिया नहीं बन सकता? आरव फिर से पूछता है। दादाजी मुस्कुराते हुए बोले, और क्यों नहीं बेटा, जब तुम 15 साल के हो जाओगे, मैं तुम्हें परीक्षा की पूरी जानकारी दूंगा। एक नियम पुस्तक भी है हमारे पास, जिसमें हर एक स्टेप, हर एक रूल साफ साफ लिखा हुआ है। वो झुककर आरव की आंखों में देख रहे थे, जैसे उस मासूम उत्सुकता में कुछ खास तलाश कर रहे हों। अगर तुम वो परीक्षा पास कर लोगे मेघ, उन्होंने आगे कहा, तो तुम्हें परिवार का अगला मुखिया घोषित कर दिया जाएगा। आरव की आंखें चमक उठ। मुखिया? मैं? दादाजी हल्की हंसी में बोले, हाँ, लेकिन याद रखना, मुखिया बनना कोई खेल नहीं है। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हमारे परिवार की परंपरा, इतिहास और राज सब उस एक पद से जुड़े होते हैं। आज तक हमारे खानदान में कोई भी इंसान 25 साल की उम्र से पहले मुखिया नहीं बन पाया है। उन्होंने अपनी नजरें थोड़ी दूर क्षितिज की ओर टिकाईं और एक धीमे स्वर में बोले, परीक्षा की शुरुआत तो 15 साल की उम्र से हो सकती है,
लेकिन ज्यादातर लोग इसे 20 की उम्र के बाद ही अटेम्प्ट करते हैं। कई लोग तो 22 या 23 तक भी तैयार नहीं हो पाते। और जब तक वे सभी परीक्षण, चिन्ह और उत्तराधिकार के रहस्य पूरा करते हैं, तब तक उनकी उम्र 25 से ऊपर हो चुकी होती है। आरव कुछ सोचता रहा और तभी दादाजी ने आगे कहा, मेरे पिताजी, तुम्हारे परदादा 28 की उम्र में मुखिया बने थे, और जब मेरे पास ये जिम्मेदारी आई, मैं शायद 27 साल का था। लेकिन मुझे ये बात आज भी याद है, मैंने कभी परीक्षा नहीं दी थी। उनके शब्दों में एक छिपा हुआ पछतावा था। वो नियम जो परीक्षा की शुद्धता सुनिश्चित करता है, मैं उसे पूरा नहीं कर सका। मुझे जिम्मेदारी तो मिली, लेकिन वैसी मान्यता नहीं जैसी एक असली मुखिया को मिलनी चाहिए। आरव की उत्सुकता अब और बढ़ चुकी थी। दादाजी, उसने धीरे से पूछा, आप ये सब इतनी गहराई से कैसे जानते हैं? दादाजी मुस्कुराए, फिर बोले, क्योंकि ये सब मैंने महसूस किया है, और अब मैं चाहता हूं कि तुम सिर्फ जिम्मेदारी मत उठाओ, उसे सही तरह से अर्जित भी करो। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद दादाजी की आवाज में एक गंभीरता आ गई। हमारे परिवार के पहले मुखिया, यानी जिस पूर्वज ने ये पूरी परंपरा शुरू की, उन्होंने एक विशेष नियम बनाया था। उन्होंने कहा था कि अगर कोई व्यक्ति 18 साल की उम्र से पहले सारी परीक्षाएं पास कर लेता है, तो भी उसे तुरंत मुखिया नहीं बनाया जाएगा। आरव थोड़ा चौंका। क्यों दादाजी? दादाजी की आंखें थोड़ी नम हो गईं। क्योंकि तब उसे एक विशेष प्रतिज्ञा पूरी करनी होगी, एक ओथ जो सिर्फ उसी को दिखाई देगी जिसने सारे परीक्षण एक उम्र सीमा से पहले पास कर लिए हों। आरव की आंखें फैल गईं। कौन सी प्रतिज्ञा? हमारे पहले पूर्वज की वो प्रतिज्ञा क्या थी? दादाजी चुप हो गए। उनके चेहरे पर चिंता की एक हल्की लकीर उभर आई। मुझे नहीं पता बेटा, उन्होंने धीमे स्वर में कहा। आज तक उस प्रतिज्ञा को कोई पूरी तरह नहीं समझ पाया। जो सबसे पहले सारी परीक्षाएं पास करेगा, वही उसे देख पाएगा, जान पाएगा और शायद निभा भी पाएगा। आरव कुछ कहना चाहता था, लेकिन दादाजी ने अपनी बात आगे बढ़ा दी। हमारे पहले मुखिया के पोते ने जरूर 19 साल की उम्र में सारी वस्तुएं प्राप्त कर ली थीं, लेकिन क्योंकि उसने ये सब 18 साल की उम्र से पहले नहीं किया था, वो उस प्रतिज्ञा तक नहीं पहुंच सका। उन्होंने एक लंबी सांस ली, और उसके बाद से आज तक कोई भी इतना तेज नहीं रहा। शायद समय का तकाजा है, या शायद वो प्रतिज्ञा सिर्फ किसी खास के लिए बनी है। आरव अब एकदम शांत था। उसके भीतर जैसे कुछ नया जाग गया था। एक प्रश्न, एक चुनौती और एक अनदेखा रहस्य जो उसे अब सिर्फ आकर्षित नहीं कर रहा था, बल्कि खींच रहा था। यह सुनकर आरव गहरे विचार में डूब गया। तभी दादाजी ने माहौल हल्का करते हुए कहा, अब चलो चलो, हमारा काम तो अभी बाकी है, नहीं तो तेरी दादी मुझे डांटना शुरू कर देंगी। सारा दिन बच्चों को कहानियां सुनाते रहते हो, काम धरा रह जाता है। यह सुनते ही आरव हंसने लगा और बोला, चलो अब काम करते हैं। दादाजी ने कहा, तू काम कर बेटा, नहीं तो तेरी दादी मुझे कहेगी कि सारा दिन कहानियां सुना के बैठा रहता हूं। आरव कहता है, चलो दादाजी, जल्दी काम करते हैं। फिर तो आपने रबड़ी और जलेबी भी खिलाने का वादा किया था। हाँ हाँ, थी है, खिली दूंगा, पहले काम तो कर लेते हैं। आरव मुस्कुराया और झट से किताबें उठाने लगा। पर आज उसका काम करने का अंदाज कुछ और था। वो तेजी से अलमारियां साफ कर रहा था, जैसे कोई काउंटडाउन शुरू हो गया हो। हर बार जब वो धूल झाड़ता, उसकी आंखों में एक चमक होती, जैसे वो जल्दी बड़ा होना चाहता हो, ताकि उन रहस्यमयी परीक्षाओं को दे सके जो उसकी नियति में लिखी थी।